नमस्कार, आज है 6 अप्रैल, दिन गुरुवार। वक्त हो गया है जी बिजनेस की प्राइम टाइम कवरेज इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। करेंगे दिन भर की तमाम अहम खबरों का 360 डिग्री एनालिसिस। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज की हेडलाइंस, कौन सी खबरें रही। जी बिजनेस के स्टिंग ऑपरेशन, हफ्ता वसूली का बड़ा असर। लोन ऐप्स को लेकर गूगल को बदलनी पड़ी अपनी डेवलपर पॉलिसी। अब लिमिटेड होगा ऐप्स का एक्सेस। आज इंडिया 360 की कवर स्टोरी में करेंगे संपूर्ण विश्लेषण। सरकार ने जारी किया ऑनलाइन गेमिंग के नियम। जुए वाले ऑनलाइन गेमिंग को मंजूरी नहीं। गलत सूचनाओं को रोकने के लिए सरकार बनाएगी कमेटी। आरबीआई ने लगातार 6 बढ़ोतरी के बाद इस बार रेपो रेट 6.5% पर रखा स्थिर, लेकिन जरूरत पड़ी तो आगे दरें बढ़ाने को भी तैयार। अकोमोडेटिव रुख की वापसी पर कायम। मॉनेटरी पॉलिसी का बाजार ने किया स्वागत। बाजार लगातार 5वें दिन बढ़त के साथ बंद। निफ्टी 40 अंक चढ़कर 17,600 पर पहुंचा। रियल्टी, फार्मा, पीएसयू बैंक और मेटल शेयरों में तेजी। बीजेपी स्थापना दिवस के मौके पर पीएम मोदी का कांग्रेस पर निशाना। बोले, भ्रष्टाचार के खुलासे से विपक्ष में है बेचैनी। तिरंगा रैली के बाद विपक्षी दलों का मोदी सरकार पर हमला। खड़गे बोले, अदानी पर सवालों से बच रही है सरकार। और हेडलाइंस के बाद जानते हैं दिन भर और कौन कौन सी खबरें छाई रही। पूरे दिन की कहानी टॉप न्यूज में। संसद के बजट सत्र का आखिरी दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। इसके साथ ही लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। बजट सत्र का दूसरा हिस्सा काफी हंगामेदार रहा। विपक्ष ने अदानी ग्रुप से जुड़े मामले की जांच के लिए जेपीसी गठित किए जाने की मांग को लेकर हंगामा किया, तो सरकार की तरफ से लोकतंत्र को लेकर लंदन में राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर माफी की मांग पर हंगामा हुआ। आज सदन की कार्रवाई शुरू होने पर काले कपड़े पहने कांग्रेस नेताओं सहित कुछ विपक्षी दलों के सांसद आसन के पास आ गए और जेपीसी की मांग को लेकर नारेबाजी करने लगे। राज्यसभा में भी विभिन्न मुद्दों को लेकर हंगामा जारी रहा। संसद के बजट सत्र के आखिरी दिन विपक्षी सांसदों ने संसद से विजय चौक तक तिरंगा मार्च निकाला। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि सरकार खुद संसद नहीं चलने दे रही। उन्होंने पूछा कि सरकार अदानी घोटाले पर चर्चा क्यों नहीं करना चाहती। उधर बीजेपी ने कांग्रेस समेत विपक्ष पर हमला बोला। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस और उनके साथियों ने सदन को चलने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस पार्टी और उनके साथियों ने जो किया वो देश देख रहा है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व रक्षा मंत्री ए के एंटनी के बेटे अनिल एंटनी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अनिल ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री विवाद के बाद कड़ा विरोध जताया था और कांग्रेस से मतभेद के बाद पार्टी छोड़ दी थी। दिल्ली में बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की उपस्थिति में अनिल ने पार्टी ज्वाइन कर ली। केरल बीजेपी अध्यक्ष और के सुरेंद्रन भी इस मौके पर मौजूद थे। आपको बता दें कि अनिल एंटनी ने केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सोशल मीडिया संयोजक पद से इस्तीफा दे दिया था। केंद्र सरकार ने एनजीओ ऑक्सफेम इंडिया की सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। ऑक्सफेम पर विदेशी मुद्रा अधिनियम उल्लंघन करने का आरोप है। सूत्रों के मुताबिक ऑक्सफेम इंडिया ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लागू होने के बाद भी विभिन्न संस्थाओं को फॉरेन मनी ट्रांसफर की और इस एक्ट के तहत ट्रांसफर पर बैन लगता है। इनकम टैक्स के एक सर्वे में यह सामने आया है कि ऑक्सफेम इंडिया विदेशी मुद्रा भेजकर एफसीआरए के नियमों को दरकिनार कर रही थी। उत्तर प्रदेश के उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी। शाइस्ता ने अपनी अर्जी में कहा था कि उसका इस घटना से न कोई लेना है, न कोई देना और न कोई मतलब। उसे सियासी रंजिश में फंसाया गया है। शाइस्ता के फरार होने की वजह से उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था।
प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की। विशेष जज विकास ढुल ने इससे संबंधित जज को देते हुए 14 अप्रैल को विचार के लिए रखा है। इसमें राघव मगुंटा, राजेश जोशी, गौतम मल्होत्रा और उनसे जुड़ी फर्मों के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया इसी केस में जेल में बंद हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव की एक और घटना सामने आई है। इसके चलते आज सुबह ट्रेन 3 घंटे लेट हो गई। पिछले 3 महीनों में विशाखापट्टनम सिकंदराबाद रूट पर पथराव की यह तीसरी घटना है। जानकारी के मुताबिक C8 कोच की खिड़की का शीशा पथराव के चलते टूट गया। इससे पहले जनवरी में कांचरापलेम के पास ट्रेन पर पथराव हुआ। ये ट्रेन सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम के बीच चलती है। इस दौरान ये वारंगल, खम्मम, विजयवाड़ा और राजमुंद्री में रुकती है। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,335 नए मामले सामने आए हैं। वहीं एक्टिव मामलों की संख्या भी 25,587 हो गई है। लंबे समय के बाद देश में एक दिन में 5,000 से ज्यादा कोरोना केसेस मिले हैं। कोरोना के मामलों में बीते कुछ दिनों से लगातार इजाफा देखा जा रहा है। बुधवार को भी कोरोना के 4,435 नए मामले सामने आए थे। इसके चलते एक्टिव केस में बड़ा उछाल आया। कोरोना केस बढ़ने के चलते कई राज्यों के अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है जी बिजनेस में। आइए शुरू करते हैं हमारी ये खास पेशकश, जिसमें हमारी ऑपरेशन हफ्ता वसूली की मेहनत एक बार फिर से लाई है रंग। तो देश में पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन लोन ऐप्स को लेकर कई ऐसे मामले देखे गए जहां लोग लोन लेकर फंस गए और ब्लैकमेलिंग तक का सामना किया। 2020 के लॉकडाउन में ऐसे केसेस की बाढ़ आई और फिर जी बिजनेस ने शुरू किया अपना ऑपरेशन हफ्ता वसूली। हमने अपने स्टिंग ऑपरेशन, अपनी रिपोर्ट्स और एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन से मामले की तह में जाकर हकीकत को दुनिया के सामने रखा। हमने उजागर किए वो चेहरे जो लोगों को धमका रहे थे, डरा रहे थे और उनसे उगाही कर रहे थे लोन के नाम पर और ज्यादा इंटरेस्ट के नाम पर। हमारी मुहिम के असर से सबसे पहले पुलिस, फिर सरकार, फिर RBI और आम लोगों तक बात पहुंची और मुहिम रंग लाने लगी। देश भर में छापे पड़े, कई गिरफ्तारियां हुई, संसद में मामला उठा, वसूली ऐप्स पर शिकंजा कसा, RBI ने गाइडलाइंस जारी की। यह सब कुछ हुआ हमारे ऑपरेशन हफ्ता वसूली के बाद। लेकिन वसूली ऐप्स अपना मॉडस ऑपरेंडी बदल बदल कर लोगों को जाल में फंसाते रहे। लेकिन हमारी मुहिम नहीं रुकी और हमने जारी रखी जिम्मेदार पत्रकारिता की यात्रा। आज इस यात्रा का एक अहम पड़ाव है। जी बिजनेस के स्टिंग ऑपरेशन हफ्ता वसूली में इस मुद्दे को उठाया गया था, जिसका असर होता अब दिख रहा है, लगातार हो रहा है वैसे तो। लेकिन अब एक बड़ा फैसला गूगल लेंडिंग ऐप्स पर सख्ती की जो बात सामने आई है उसके हिसाब से दिख रहा है। अब गूगल ने अपनी डेवलपर पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है, नई गाइडलाइंस भी जारी की हैं। इसके तहत पर्सनल लोन ऐप्स का फोन एक्सेस लिमिटेड कर दिया गया है, यानी कि लोन ऐप्स के जरिए कोई भी आपके पर्सनल डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा। यानी किसी को ब्लैकमेल करना अब आसान नहीं होगा। गूगल ने अपने नए दिशा निर्देशों में या नई पॉलिसी में अब यह कहा है कि ऑनलाइन लोन देने वाले ऐप्स को गूगल के साथ RBI लेंडिंग लाइसेंस साझा करना होगा। साथ ही में ऐप डिस्क्रिप्शन में रजिस्टर्ड बैंक, NBFC की जानकारी देनी होगी। सिर्फ लेंडिंग प्लेटफॉर्म ऐप होने पर ऐप डिस्क्रिप्शन में जानकारी देनी होगी। डिस्क्रिप्शन में यह भी बताना होगा कि अगर ये बस एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है और ग्राहक किसी और प्लेटफॉर्म से लोन ले रहे हैं तो उसे भी हाईलाइट किया जाए, यानी कि कोई भी चीज अब छुपेगी नहीं। गूगल की नई गाइडलाइंस के बाद ऐसे ऐप्स पर लगाम लगनी तय है जो ग्राहकों को ब्लैकमेल करते थे।
अब ऐसे लैंडिंग ऐप्स पर आपकी निजी जानकारी ये ऐप्स नहीं देख पाएंगे। अब इन ऐप्स के पास आपके फोन का एक्सटर्नल स्टोरेज, ये याद रखिए, ये सबसे बड़ी चीज है आज की, कि अब इन ऐप्स के पास आपके फोन का एक्सटर्नल स्टोरेज नहीं होगा, उसकी एक्सेस नहीं होगी। मीडिया इमेजेस में जाकर ये लोग आपके डेटा को नहीं देख पाएंगे, आपके कॉन्टैक्ट्स नहीं ले पाएंगे, लोकेशन ट्रेस नहीं कर पाएंगे, आपके फोन में जो फोन नंबर्स हैं, कॉल लॉग्स हैं, वो डिटेल्स इनको नहीं मिलेगी, और आपके फोन में सेव कोई फोटो या वीडियो इनके पास अब नहीं आएगा। हो क्या रहा था, अब तक एक्सेस दिए बिना ग्राहक ऐप यूज ही नहीं कर पाता था। अब होता यह था कि जब आप कोई ऐप डाउनलोड करते थे तो सबसे पहले यह आपसे परमिशन मांगता था। आप परमिशन देते थे, जो अभी भी कई ऐप्स के मामले में देते हैं। इनफैक्ट ज्यादातर ऐप्स के मामले में आप परमिशन देते हैं इनको। इन परमिशन में आपका स्टोरेज एक्सेस, आपके कॉन्टैक्ट एक्सेस, आपका मीडिया एक्सेस, आपके इमेजेस, आपके वीडियोस, आपके कॉन्टैक्ट्स, कॉल लॉग, सब की आप परमिशन दे देते हैं। और आपको शायद ही ये बात मालूम हो कि जैसे ही आप ये परमिशन देते हैं, उसकी सारी एक्सेस जो है इन ऐप्स के सर्वर्स के पास चली जाती है, और आपके फोन में मौजूद एक एक डेटा की एक्सेस इनके पास आ जाती है। और यही वजह है कि इस एक्सेस के बाद ये लोग आपके फोन पर पड़े हुए फोटोग्राफ्स तक पहुंच जाते हैं, आपके फोन में पड़े हुए वीडियोस तक पहुंच जाते हैं। और अगर आपने इनका लोन नहीं चुकाया, या इनके मनमानी वाले जो ब्याज ये आपको बताते हैं, 500%, 1000% ब्याज पर भी ये आपसे पैसा वसूल करते हैं, अगर आपने वो पैसा इनको वापस नहीं किया, तो ये आपके फोन में मौजूद जो मॉर्फ फोटोग्राफ्स हैं, जो वीडियोस हैं, उनमें छेड़छाड़ करके आपको धमकाने लगते हैं। आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपके रिश्तेदारों का पता लगाते हैं और फिर उन्हें भेजने की कोशिश करते हैं, या उनको भेजने की धमकी देने लगती हैं। और यहीं पर आप लोग लाज की वजह से शर्मिंदा होने लगते हैं और इनके चंगुल में फंस जाते हैं। और फिर इनका वसूली का गेम होता है शुरू। ये जितना पैसा बोलेंगे उतना पैसा आपको देना पड़ेगा। ये जितनी बार आपको पैसा बोलेंगे उतनी बार आपको पैसा देना पड़ेगा। ये जितना ब्याज आपसे कहेंगे उतना ब्याज आपको देना पड़ेगा। कई लोग, पूरे हिंदुस्तान से ऐसी दुखद खबरें आई कि लोकलाज की वजह से शर्मिंदा होने के बाद कई लोगों ने मौत को गले लगाना ही उचित समझा, आत्महत्या कर ली। सरकार के पास, पुलिस के पास जब इस तरह के केसेस पहुंचे तो यह समझ में नहीं आ रहा था कि इस पर लगाम कैसे लगाई जाए। इसीलिए हमने अपने शो इंडिया 360 में, आपकी खबर आपका फायदा में, हमारे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी की अगुवाई में पूरे दिन भर, पूरे इवनिंग शोज में हमने एक सजेशन दिया था कि अगर प्ले स्टोर में गूगल डेवलपर पॉलिसी में तब्दीली आ जाए तो यह समस्या सुलझ सकती है। और इसका एक समाधान हमने ये बताया था कि आप एक्सेस ही मत दीजिए। और वही डेवलपर पॉलिसी अब गूगल ने लागू की है, और 31 मई के बाद अब जो ऐप्स आएंगी उनको आपके फोन का एक्सेस नहीं मिलेगा। तो एक तरह से ये जी बिजनेस की मुहिम अब रंग ला रही है। गूगल प्ले स्टोर पर आपको बहुत सारे लोन ऐप्स मिलेंगे जो आपको मिनटों में पर्सनल लोन देने का दावा करते हैं। पैसे की जरूरत पड़ने पर आप लोन के लिए अप्लाई भी करते हैं और फिर लोन मिल जाता है, और उनके बाद ये वसूली का गेम शुरू हो जाता है। हमने बहुत बार ये पूरी कहानियां लोगों तक पहुंचाई हैं, और अब हमारी ये मुहिम लाई है रंग। इसलिए थोड़ा सा ठहर कर आज इस पर चर्चा करने का वक्त आ गया है। और हमारे साथ वो लोग हैं जो लोग कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ इस मुहिम में हमारे साथ थे। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मधु एकम्बरम साहब को, फाउंडर डायरेक्टर हैं फेस के, जिन्होंने शुरुआत से इस पूरी मुहिम में हमारा साथ दिया। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रशांत माली। डॉक्टर प्रशांत माली ने इस पूरे मुद्दे की तह तक जाने में हमारी बहुत मदद की, हमें बीच बीच में मार्गदर्शन भी दिया, और आज तक हमारे साथ इस पूरी मुहिम में साथ खड़े हैं। और इसके लीगल पक्ष क्या हो सकते हैं, साथ ही साथ टेक्निकल पक्ष क्या हो सकते हैं, उस पर लगातार काम कर रहे हैं। डॉक्टर माली, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ अमित दुबे साहब भी हैं, जिन्होंने समय समय पर अपना एडवाइजरी हमको दी, इस पूरे मामले में हमारी मदद भी की, और आज हमारी ये मुहिम रंग ला रही है। आप तीनों का एक बार फिर से स्वागत, और आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। मधु जी, मैं सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूँगा। ये
एक्सेस जो सीमित किया गया है ये कितना सिग्निफिकेंट है? क्योंकि एनबीएफसी का लाइसेंस आपको बताना है, आरबीआई से रजिस्ट्रेशन का आपको सर्टिफिकेट देना है। ये हमने देखा था कि पिछली बार हमने डेवलपर पॉलिसी में जब तब्दीली का ऐलान किया था गूगल ने, हम सब लोगों की मुहिम के बाद ही, तब ये तय हो चुका था। लेकिन आज ये जो एक्सेस देने वाली बात, जो रेस्ट्रिक्ट करने की बात कही गई है, ये कितना सिग्निफिकेंट है? दीपक जी, पहली बात तो मैं आपको काफी सारा शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि ये जो ऑपरेशन हफ्ता वसूली है, अगर मैं ठीक से बोल रहा हूं तो शायद ये 3 साल से इसके ऊपर अपना जो मीडिया के थ्रू जो वॉइस आउट कर रहे हैं हम लोग, सारे दर्शकों को, सारे कस्टमर्स को, सारे डिपार्टमेंट्स को, वो काफी सारा चेंजेस लेके आ गया पूरा सिस्टम में, और एक अच्छा नया दिशा में चल रहा है अभी ये पूरा इकोसिस्टम। तो इसके लिए पहली बात तो मैं आप सब लोगों का एक धन्यवाद बोलना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी एक कंपनी चलाता हूं और इसमें बहुत सारा इश्यूज हो गया था, और ये सारा 3 साल से हम लोग कर रहे हैं और अभी भी जारी रहेगा। काफी सारा और भी कुछ चेंजेस आने वाला होना चाहिए इस सिस्टम में, तो अभी भी ये जंग जारी रहेगा। पहली बात तो ये है। अब दूसरी बात ये रही ये बात की कि डेवलपर पॉलिसी का अगर बात हम लोग देखें तो काफी सारा गूगल ने भी चेंज कर रहे हैं। पहले उन्होंने कॉल लॉक्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाया था, कॉल लॉक्स को उन्होंने एक्सेस से हटाया गया था। दूसरी बात उन्होंने ये किया कि जो भी लोन ऐप्स है वो फिनेंस कैटेगरी बोल के आता है। गूगल प्ले स्टोर में अगर हम लोग ऐप्स को देखेंगे तो काफी सारा कैटेगरीज है, स्पोर्ट्स का रहता है, फाइनेंस का रहता है, बिजनेस का रहता है, स्टॉक मार्केट का रहता है। तो उसमें क्या हो रहा था कि काफी सारे जो लेंडिंग एप्स थे वो फिनेंस कैटेगरी में नहीं, कोई लाइफस्टाइल कैटेगरी में खुद को रजिस्टर कर लेते थे और वहां से वो लोग लोन देना चालू करते थे। तो उन्होंने पहले वो एक सीमित किया कि एक कैटेगरी में ही, फिनेंस कैटेगरी में ही लोन ऐप्स को दर्जी होना है, नहीं तो उस ऐप को निकाल देंगे। उसके बाद अपना आरबीआई से डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस आ गई। उसमें ये साफ लिखा गया था कि सारे ऐप्स को ये मेंशन करना पड़ेगा कि कौन सा एनबीएफसी के साथ ये ऐप्स जुड़े हुए हैं और जिसके साथ काम कर रहे हैं। तो वो भी गूगल प्ले ने उसको थोड़ा बहुत ये किया, मैंडेटरी किया सारे ऐप्स को कि उसको मेंशन करना पड़ेगा। उसमें क्या हो रहा था, फिर से भी काफी सारे ऐसे नकली ऐप्स आ रहे थे या इलीगल ऐप्स आ रहे थे, जो कोई भी एनबीएफसी का ऐसे ही नाम ले लिया, उनके साथ ना उनका जुड़ाव है, ना एग्रीमेंट है, कुछ भी नहीं, फिर भी ऐसे ही नाम लेके किसी एनबीएफसी का नाम लिख के बोलते थे कि हम इनसे जुड़े हुए हैं और ऐसे काम कर रहे हैं। तो गूगल को भी वो काफी परेशानी हो रही थी कि इन लोगों को कैसे परखे अभी। तो उसके बाद उन्होंने एक जारी किया कि जो एनबीएफसी का नाम ले रहे ये ऐप्स, उस एनबीएफसी का वेबसाइट में ये ऐप का नाम रहना चाहिए बोल के। काफी सारा एनबीएफसी के पास उनका वेबसाइट नहीं है, तो ये ऐप्स ने क्या कर दिया कि एक नकली वेबसाइट क्रिएट कर दिया एक एनबीएफसी के नाम पे, और वहां पे खुद का नाम डाल लिए कि ये एनबीएफसी उस ऐप के साथ काम कर रहा है। तो बिल्कुल, यानी कि गूगल जितनी कोशिशें कर रहा था, गूगल डाल तो ये पात मैं आगे आऊंगा सर कि किस तरह से परत दर परत ये पूरा मामला खुला। डॉक्टर प्रशांत माली, आपके पास मैं आना चाहूंगा। और डॉक्टर प्रशांत माली ने तो मुझे लगता है कि हर सेकंड इस मामले पर नजर रखी है। गूगल की डेवलपर पॉलिसी पर भी सबसे पहले जो नजर गई वो प्रशांत माली साहब की ही गई। सरकार के साथ कई मीटिंग्स में डॉक्टर माली ने इस इशू को उठाया है, कई लोगों की पर्सनल मदद भी की और हमारे माध्यम से तो ये हमें मार्गदर्शन दे ही रहे हैं। डॉक्टर माली, आज का दिन कितना इंपॉर्टेंट है और ये जो एक्सेस रेस्ट्रिक्ट हुई है ये कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, बिकॉज मैं दोनों तरीके से मैंने इस केस को देखा है कि मैं एक डिफेंस लॉयर हूं, तो मेरे पास जो लोन एप्स में पकड़े गए कुछ जो लोग थे, उसमें से ऐसे भी लोग थे जो एक्चुअल मुजरिम नहीं थे, तो उनकी केसेस भी मेरे पास आई, और मेरे पास वो केसेस भी आई जिन्हें लोन ऐप से तकलीफ पहुंची है और उससे जो कईयों ने बल्कि सुसाइड तक कर लिया था। तो आज का जो गूगल का ये डिसीजन है, जहां वो अपने ही ऐप में रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, उससे काफी हद तक हमें राहत मिलेगी, क्योंकि ये ऐप्स जो है ये कोई शरीफाना ऐप्स नहीं थे, तो ये गोरख धंधा करते थे, तो ये हमेशा सिस्टम के अराउंड जाके काम करते थे। तो अभी ये जो रेस्ट्रिक्शंस लगा देने से या कुछ परमिशंस हटा देने से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि ये ऐप्स जिन चीजों को एक्सप्लॉइट करते थे, जिससे हमारी गोपनीयता, प्राइवेसी का भंग होता था, और इसके द्वारा ये फ्रॉड को अंजाम दे देते, कि ये अभी नहीं हो पाएगी।
दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है इससे कि लोगों को भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हम जो एक्चुअल लैंडिंग ऐप्स है, जो एक्चुअल धंधा करना चाहते हैं, उस पर विश्वास किया जाए करके। तो ये जो लॉलेसनेस का सिचुएशन हुआ था, वो थोड़ा लॉफुलनेस लोगों के मन दिलों में आ जाएगी। और इम्पोर्टेंट अभी ये भी है कि गूगल को ये कॉन्स्टेंटली देखना पड़ेगा कि ये एप्स कहीं और कोई और रूप में आ तो नहीं रही है, कोई और मतलब लैंडिंग एप्स खुद को नहीं कहते हुए गेमिंग एप्स कह दिए, या कोई और एप्स मतलब बेटिंग एप्स कह के तो वापस बैकडोर से एंट्री नहीं मार रहे। तो इस पे पैनी नजर गूगल को रखनी पड़ेगी, इस पे पैनी नजर सरकार को भी रखनी पड़ेगी, ताकि फिर से ये जो लोग हैं इसका शिकार ना बने। बिल्कुल। और लास्ट में ये बताना चाहूंगा, ये जो .apk फाइल द्वारा ये गोरख धंधा चलता है कि आपको प्ले स्टोर से लेना देना नहीं, आप सिर्फ .apk फाइल बेच के इसका धंधा कीजिए, उस पे भी रोक लगाना, उस पे भी ध्यान देना, उस पे भी पॉलिसी बना के उसको ऑब्जर्व करना और लोगों को इस चीजों से बचाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये आपने बोली। अमित जी, ये परमिशन का खेल क्या है? थोड़ा थोड़ा जो हमें समझ में आया वो हमने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में बताया लोगों को, और हमें जब ये जानकारी लगी थी कि आपका जितना भी सब कुछ आपके फ़ोन का एक्सेस है वो किसी सर्वर में जो है वो सेव हो सकता है या किया जाता है, हमें बड़ा सरप्राइजिंग ये लगा। तो ये परमिशन मांगने का ही सारा खेल है? ये परमिशन हम देते क्यों हैं सर? बिना परमिशन के क्या ये मना क्यों कर देते हैं हमको? ऐसी ऐसी ऐप्स हैं जिनका हमारे कॉन्टैक्ट से कोई लेना देना नहीं, हमारे लोकेशन से कोई लेना देना नहीं, उसके बावजूद इनको हर चीज की एक्सेस चाहिए। क्यों लेते हैं ये हमारी इन सारी चीजों की एक्सेस? देखिए दीपक जी, एक दुनिया सारी डेटा के अराउंड घूम रही है और सबको डेटा चाहिए, क्योंकि ये जितने भी फ्री एप्लीकेशंस हैं, यूटिलिटीज हैं, वो आपके डेटा को ही गैदर करके आगे बेचते हैं, प्रोफाइलिंग करते हैं, मार्केटिंग कंपनीज को जाता है, अलग अलग लोगों को डेटा जाता है और गलत हाथों में भी जाता है, क्रिमिनल लोगों तक पहुंचता है। तो इस वजह से वो परमिशन लेते हैं। बिना परमिशन लिए वो आपका वो डेटा नहीं एक्सेस कर सकते। जैसे फाइल फोल्डर्स हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट है, लोकेशंस हैं, आपकी वॉइस है, आपके कैमरे का एक्सेस भी ले लेते हैं। फिर आपकी अदर ऐप जो आप इंस्टॉल कर रखे हो उनकी एक्टिविटी, उसमें क्या करते हो, इन ऐप मैसेजेस क्या हैं, इस हद तक ये अंदर जाते हैं। और ये देखना बड़ा आसान है एक्चुअली। ये मैं पहले भी हम लोग इस शो को कर चुके हैं। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जी बिजनेस की टीम को, क्योंकि ये बहुत बहुत बड़ा माइलस्टोन है। हम लोग इतना परेशान थे, गृह मंत्रालय ने कई सारी मीटिंग्स की हैं, इस पर लगातार प्रयास होते रहे हैं, और अब जब ये गूगल ने डिसीजन लिया, मेरे ख्याल से ये आगे भी प्रेवलेंट करना चाहिए दूसरे इस तरह के एप्लीकेशन के लिए जो फ्रॉड में यूज होती हैं, क्योंकि कॉन्टेक्ट लिस्ट जाना या आपके वीडियो या इमेजेस जाना बहुत रिस्की हो जाता है। तो मेरे ख्याल से वो हर जगह देना नहीं चाहिए, गूगल को प्रीएम्प्टिवली ब्लॉक करना चाहिए। अदरवाइज यदि आपको देखना है कि कोई भी ऐप आपकी क्या क्या परमिशन ले रही है, बड़ा आसान है, आप बिना इंस्टॉल किए भी देख सकते हैं। आपको इंस्टॉल नहीं करना है, आप प्ले स्टोर पर जाएं, उस ऐप को ढूंढेंगे, उस ऐप का जहां डिस्क्रिप्शन है उसमें जाएंगे तो डिटेल्स करके एक ऑप्शन आता है, उसको क्लिक करेंगे तो बताएगा कि मैं आपके फोन में इंस्टॉल होने के बाद क्या क्या आपका डेटा शेयर करूंगा या उठा लूंगा या उसको कंज्यूम करूंगा। उसमें स्टार्टिंग होगी माइक्रोफोन, कैमरा, कॉन्टैक्ट लिस्ट, लोकेशन, प्रिसाइज लोकेशन, आपकी आईपी एड्रेस वाली लोकेशन, इस हद तक वो ग्रैनुलरिटी में जाएगा। जैसे जब टिकटॉक ऐप है, कोई भी आप सर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि इस हद तक डेटा जाता है कि आपका ऑलमोस्ट फोन का हर चीज उनके पास होता है। अब कई बार जब आप थोड़ा डीपली एनालिसिस करेंगे, जैसे कि लोन ऐप्स में हमने किया कि भाई उनको कॉन्टैक्ट लिस्ट क्यों चाहिए, क्या फायदा है, सिर्फ एक्सटॉर्शन करने में यूज हो रहा है, उसका अलावा कोई यूटिलिटी तो उसकी है नहीं। तो ये तो प्रोएक्टिवली रोक देना चाहिए था, प्रोएक्टिवली कि भाई कॉन्टैक्ट लिस्ट इतना सेंसिटिव डेटा है, गूगल को पहले ही कॉल लेना चाहिए था मेरे ख्याल से। क्योंकि ऐसी बहुत सारी और भी ऐप हैं जो आप देखो, एक गेम है, वो आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट क्यों ले रहे हैं, या कोई सिंपल यूटिलिटी ऐप है कोई जो आपका कोई एक पैरामीटर एनालिसिस कर देती है, आप उसमें भी कॉन्टैक्ट लिस्ट दे रहे हैं। तो ये इतना कॉमन हो गया है कॉन्टैक्ट लिस्ट या फाइल और वीडियोस एक्सेस कर लेना। मेरे ख्याल से ये एक बड़े लेवल पर रोकना चाहिए। लोन ऐप्स तो एक रूप में आया था, दूसरे रूप में आके फिर एक्सटॉर्शन शुरू हो जाएगा। वो उसका पर्पज है कि आप अपने फोन में वो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें, उनको कॉन्टैक्ट लिस्ट मिल गई, उनको आपकी वीडियोस फोटोज मिल गई, मॉर्फिंग करके उन्होंने धमकी देना शुरू कर देना। तो लोन तो ऐप तो पहला स्टेप था एक्चुअली, तो आपने फोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल की, इस वजह से खतरे शुरू हो गए। तो मेरे ख्याल से ये बहुत सारी दूसरे रूप में भी ऐप्स अवेलेबल हैं और उसमें भी हम लोग इस तरह से अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट और बाकी डेटा एक्सेस कर रहे हैं बिना ये जाने कि उसका कितना ज्यादा रिस्क है। तो ये थोड़ा और लार्जर स्केल पर भी इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, मेरा एक
सजेशन होगा इस समय। और बिल्कुल बिल्कुल अमित जी, हाँ, और बिल्कुल अमित जी, आप बड़ा आसान भाषा में समझाते हैं। थोड़ा सा हम अगले चरण में आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये और क्या दूसरे ऐप्स के लिए भी क्या ये रूल्स लागू हो सकते हैं क्या, और अगर गूगल ने अपने से शुरुआत की है तो फिर इसमें सरकार का क्या रोल है? क्या सरकार और थोड़ा सा शिकंजा कस के गूगल पे दबाव बना के काम हो सकता है अगले चरण में? लेकिन एकम्बरम साहब, मैं अब आपके पास आना चाहूंगा, क्या काम खत्म हो गया सर? क्या हम ये मान लें आपको एनबीएफसी का, आरबीआई का सर्टिफिकेट देना है, ये ठीक है, बिना उसके नहीं होगा, फिर गूगल की अपनी टीम उसकी स्क्रूटनी करेगी, वो भी हमने मान लिया, बहुत अच्छी बात है। अब आपको एक्सेस भी नहीं मिलेगा, या एक्सेस वो शायद सीधा सीधा ना रोकें, वो शायद ग्राहक को ये अधिकार मिलेगा कि वो अपनी एक्सेस देना चाहता है या नहीं, वहां पर जाके वो ठीक कर सकता है, संभवतः जैसे एप्पल में होता है। तो क्या ये काम हो गया है सर, या अभी काम बचा हुआ है और भी कुछ हमें काम करना बाकी है सर? काफी काम बाकी है। देखिए क्या होगा कि एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, तो अभी मई 31 से ये लागू है, तो अभी तक जितना कस्टमर्स का डेटा लिया गया है ऑलरेडी, तो वो तो मिसयूज हो ही सकता है, राइट? तो ऐसा नहीं है कि ये तुरंत पूरा स्टॉप हो जाएगा हरासमेंट्स का कॉल्स, राइट? तो जो भी ऑलरेडी उन्होंने शायद लाखों या करोड़ों कस्टमर्स का जो ऑलरेडी कॉन्टैक्ट लिस्ट एक्सेस करके उनका सर्वर्स में रख लिए हैं, तो वो डेटा लेके वो लोग फिर भी कॉन्टैक्ट लिस्ट का मिसयूज कर सकते हैं, या वो डेटा ब्लैक मार्केट में बेच सकते हैं। ये वेब अपना पूरा इंटरनेट में एक डार्क वेब रहता है, तो वहां पे भी वो बिक सकता है। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, ये एक अच्छा एक रूल आया है ताकि ये काफी सुधर जाए आगे जाके, बट अभी भी इसका एकदम इमीडिएट सोल्यूशन तो नहीं मिल रहा है। पहली बात ये है, अभी हमें क्या करना, नेक्स्ट चीज जो हम लोग बहुत वेट कर रहे हैं, आरबीआई से आएगा या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या मेटी से आएगा एक व्हाइट लिस्टिंग ऑफ एप्स, मतलब यही एप्स उन गवर्नमेंट के थ्रू या रेगुलेटर के थ्रू रिकॉग्नाइज्ड है और यही एप्स लेंडिंग कर सकता है मार्केट में बोल के, अगर वो एक लिस्ट आ गया तो गूगल को भी ये आसान हो जाएगा कि बस उन्हीं एप्स को वो गूगल प्ले स्टोर और उनका एंड्रॉइड इकोसिस्टम में ऑपरेट करना देंगे और बाकी उसमें ऑपरेट करना नहीं देंगे, राइट? तो वो एक व्हाइट लिस्टिंग ऑफ एप्स का जो अभी बात चल रहा है, वो अगर आ गए तो ये पूरा इशू एकदम समाप्त हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं, बट ये 100% एक बहुत ही अच्छा स्टेप है कि आगे जाके ऐसा डेटा मिसयूज ऑफ मतलब कस्टमर को बिना पहचाने ही डेटा एक्सेस कर ले। यहाँ पे क्या होता है कि हर एक ऐप ऐसा डेटा पूछता है, तो हर लोग हैबिचुअल हो गए, यूज्ड टू हो गए कि जो भी अगर परमिशन पूछ रहा है उसको यस मानो और आगे बढ़ो। कस्टमर ये नहीं सोच रहा है कि इसका क्या इश्यूज हो सकते हैं, राइट? अभी तो कोई भी अगर टर्म्स एंड कंडीशन आता है तो पहली बात हम लोग क्या करते हैं, उसको टिक मारते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ये थोड़ा बहुत कस्टमर को भी जागरूक करना पड़ेगा मीडिया के थ्रू, और ये सारे जो फेस जैसे ऑर्गेनाइजेशन है उनको, मीडिया को, कस्टमर्स को ये एजुकेट करना पड़ेगा कि जब भी वो लोग जो परमिशंस दे रहे हैं या टर्म्स एंड कंडीशंस एग्री कर रहे हैं, एक बार सोचे, ऐसे ही जाके सब कुछ लेके मतलब इतना आसानी से परमिशन ना दे, क्योंकि ये डेटा का मिसयूज काफी हो सकता है। लोन ऐप से ही नहीं बट बाकी सारे ऐप से भी हो सकता है, क्योंकि वो लोग वो डेटा ना डार्क वेब में बेच सकते हैं। बिल्कुल, और बेच रहे हैं और बिक रहा है, और हमने कई बार इस पे शो भी किया हुआ है। इसलिए हम कहते हैं कि कोई भी आप ऐप डाउनलोड कर रहे हैं उसमें आप बाय डिफॉल्ट जो है यस का बटन दबा देते हैं, बिना ये सोचे समझे कि यस मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं क्यों उसको परमिशन दे रहा हूं। एक बार सोच के देखिए तो शायद आपकी कुछ परेशानियां वहीं पे ही खत्म हो जाएं। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं, एक तरह से वो हमारे सबकॉन्शियस में आ चुका है, परमिशन को तो देना ही देना है। तो एक हमारा अंधा विश्वास जो होता है इस तरह की ऐप्स के प्रति, वो भी हमें थोड़ा सा परेशानी में डालता है। अब डॉक्टर माली, अब सवाल ये है कि अभी जैसा आपने बताया, बड़ा दिलचस्प आपने बताया कि आपके पास दोनों तरह के केसेस हैं। जो लोग शिकार हुए हैं वसूली का, वो लोग भी आपके पास हैं, और जो लोग फिर पुलिस के द्वारा पकड़े गए हैं वो लोग भी आपके पास आए और उन्होंने कहा कि हम साहब निर्दोष हैं। अब तो फिर बात कैसे आगे बढ़ेगी? गूगल ने जो कर दिया है, क्या अब उसका एक हवाला लेते हुए या उसका बहाना लेते हुए, क्या अब सरकार को नहीं चाहिए कि अब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कानून भी आ जाए? तो गूगल भी कर रहा है, कानून भी पुख्ता आ जाए तो फिर शायद बात और बढ़िया बने। देखिए, सरकार कहाँ चुकी है कि डिजिटल इंडिया तो ले आई, लेकिन डिजिटल ग्रीवेंस हैंडलिंग मैकेनिज्म जो है, जहां पे आपको ऑनलाइन, आप जब अगर ऑनलाइन कुछ व्यवहार करते हैं तो आपको ऑनलाइन ही न्याय मिले, ऑनलाइन उसके लिए कानून बने। यहाँ पे सरकार अभी तक बहुत कमजोर पड़ती नजर आ रही है
कि आप लोन तो ऑनलाइन ले रहे हैं, लेकिन आपको उसका जो जस्टिस मांगने के लिए आपको फिजिकल जाना पड़ रहा है, कोर्ट जाने पड़ रहे हैं, चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। तो उतना फिर जब जब कभी आपका पैसा अटक जाता है, तो वो आपको फील गुड वाली फीलिंग नहीं आती जब इन ऑनलाइन गवर्नेंस के प्रति। तो उसको अगर सही करना है सरकार को, तो कानून तो लाना ही पड़ेगा, और उसके साथ साथ ऑनलाइन ग्रीवेंस हैंडलिंग मैकेनिज्म या ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जिसको हम ओडीआर कहते हैं, इसका प्रावधान ला के हम कब से चिल्ला रहे हैं, आपके माध्यम से जी न्यूज भी इसका पीछा कर रहा है, और मैं भी कब से चिल्ला रहा हूँ कि हमें ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होना चाहिए। ऑनलाइन सारा गवर्नेंस ले आए, लेकिन ऑनलाइन जस्टिस डिलीवरी मैकेनिज्म हो नहीं रही है। तो उसके लिए ऑनलाइन जब तक जस्टिस डिलीवरी मैकेनिज्म नहीं होती, तब तक हम पूरी तरह से हम इनको जस्टिस नहीं दे पाएंगे, क्योंकि 8-10 हजार बहुत लोगों के बड़े होते हैं, और उनके लिए ही पुलिस उन पे नजरअंदाज कर जाती है, या कोर्ट्स उनको जस्टिस नहीं दे पाते कई बार अलग अलग रीजंस के लिए। तो उनके लिए अगर ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो जाता है, तो वो आसानी से जस्टिस मांग सकते हैं, शायद उनको जस्टिस मिल भी जाए, और इसके जरिए हम डिजिटल इंडिया में इनका विश्वास बढ़ा सकते हैं। बट सर, डॉक्टर माली, मेरा एक और सवाल रहेगा। ये अब ठीक है, कई मर्तबा हमने देखा कि लोगों को पैसा वापसी का थोड़ा सा वो तो मार्ग जो है प्रशस्त हुआ है, लोगों के पैसे वापस आने लग गए हैं, थोड़ा सा सख्ती की वजह से या निगरानी व्यवस्था बढ़ी है। लेकिन उसके पीछे असली आदमी कौन है, वो धमकी कौन दे रहा है, वो सारे रिश्तेदारों को ये जो वीडियोस हैं, मॉर्फ वीडियोस हैं, मॉर्फ पिक्चर्स हैं, ये यहाँ तक पहुँचना कितना बड़ा अभी चैलेंज है सर? है हमारे पास मैकेनिज्म वहां तक पहुँचने का? अभी तो अगर आप देखते हैं, जो बड़ी केसेस भुवनेश्वर और मुंबई में अलग अलग जगह पे रजिस्टर हुई, हम पहुंच पाए। हमने चाइना तक के जो बंदा था उसे भी हमने अरेस्ट कर लिया था, और हमने कहीं करीब 18 अरेस्ट हुए थे अलग अलग उसमें, और चैन में जितने भी लोग थे काफी सारे अरेस्ट हो गए थे। लेकिन वो जो छोटे छोटे प्यादे होते हैं जो इस नेटवर्क को चलाते हैं, वो कहीं आप अभी बचे रहे हैं, और इनका जो सारा तार है वो काफी बड़ा है। ये बड़ा साइबर क्राइम गैंग का नेटवर्क है जो करोड़ों में चलता है, और इसकी तारें जो है वो चाइना से जुड़ी हुई है, चाइना से ऑपरेट होता है। चाइना में जो ये कंपनियां यहाँ ऑपरेट होती है, उनका जो एग्रीमेंट्स होती है जो पेमेंट गेटवे के साथ में, वो चाइना से होके यहाँ आती है, और फिर उनके उन लोग वो अपने मर्चेंट अपॉइंट करते हैं, और उस मर्चेंट द्वारा ये सब किया जाता है। तो उन्होंने भारतीय कानून को अच्छी तरह से भाप लिया है, उसके लूपहोल्स ढूंढ के रखे हैं, और उसको एक्सप्लॉइट करते रहते हैं। तो जब तक हम इस कानून के लूपहोल्स को भी प्लग ना कर दें, तब तक खतरा जरूर बना रहेगा हमारे ऊपर, ये जो ऑनलाइन लेंडिंग एप्स के बारे में। और सतर्क रह के ही आप अगर आप इसमें बिजनेस करते हैं, तो आई थिंक बचे रहेंगे। तो साइबर सतर्क रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये थोड़ा सा साइबर हाइजीन, साइबर सुरक्षा, साइबर सतर्कता से जुड़ा हुआ मसला भी है। हम तो बीच बीच पे अपने सारे दर्शकों को बोलते ही रहते हैं कि आपको साइबर हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, कैसे सतर्क रहना है, और इसको आपको आगे भी पालन करना है। लेकिन पीछे से कानूनी पुश भी मिल जाए तो क्या बात है। और गूगल को भी हम बधाई ज़रूर देंगे, बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। पिछली बार भी जो डेवलपर पॉलिसी लाए थे, थोड़ा उस दिशा में एक अच्छा कदम था। इस बार भी जो लेकर आए हैं काफ़ी सख्त कदम है, और बधाई की पात्र गूगल भी रहेगी। लेकिन हम और भी उम्मीद करेंगे कि बाकी ऐप्स के लिए भी ये इशू लेकर आइए, क्योंकि अमित जी जैसा कह रहे थे कि ठीक है, इस कंपनी को अगर आपके एक्सेस चाहिए और अगर वो पूरा प्लान बनाकर आपके पीछे लग जाए, तो फिर वो तो कोई दूसरा ऐप जो है वो आपके फ़ोन में डाउनलोड करवा कर आपका डेटा ले लेंगे। तो ये काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसमें तो काफ़ी काम बचा हुआ है। तो अमित जी, आप तो गवर्नमेंट की कई मीटिंग्स में भी जाते हैं, उनसे बातचीत हुई होगी, क्या बातचीत होती है? ये इतना ये अबूझ पहेली क्यों बनी हुई है? कहाँ दिक्कतें आती हैं इनको पकड़ने में सर? ठीक है दीपक जी, पहले तो जब लोन ऐप्स के बारे में हम लोगों ने न्यूज़ देना शुरू किया और अवेयरनेस फैलानी शुरू की, तो उसके बाद लगातार मीटिंग जो I4C की बॉडी है, गृह मंत्रालय की जो बॉडीज हैं, और उसमें हर स्टेक होल्डर को बुलाया गया। बैंक के सारे प्रतिनिधि थे, जितने RBI के प्रतिनिधि थे, और जितने एजेंसीज इन्वॉल्व होती इन्वेस्टिगेशन में, उनके भी लोग थे। जब इसको डीपली देखा गया तो पाया गया कि इसमें बहुत बड़ा नेक्सस है, ये कोई छोटे मोटे ग्रुप नहीं है, और इसमें इतने ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं कि इनको ये भी पता है कि पैसा जैसे ही आता है उसको मूव कैसे करना है, मनी लॉन्ड्रिंग कैसे करनी है, चाइना तक पैसा कैसे पहुंचाना है। और कई सारी पॉलिसीज ऐसी हैं हमारे बैंक की, जिसमें हम टेम्परेरी अकाउंट क्रिएट करते हैं, वो यूज करते थे लोग। जिस टेम्परेरी अकाउंट का कोई लॉग नहीं होता, उसमें पैसा जाके निकल जाएगा,
तो बैंक बता नहीं सकता कि पैसा अब आगे कहाँ गया। तो इस तरह की कुछ चीजें थी जो लूपहोल्स आइडेंटिफाई किए गए बिकॉज ऑफ दिस सेंसेशन, और वो फिर चीजें फिक्स की गई। तो ये जो हमें दिख रहा है कि सिर्फ गूगल ने जो भी किया है, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फोर्स से ही किया है, लेकिन इससे पहले बहुत सारी और चीजें फिक्स हुई हैं। प्रोसेस बैंक के फिक्स हुए हैं, वहां पे भी लॉग ज्यादा बनाने शुरू हुए कि हर चीज जो पहले मिसयूज हो रही थी उसको ठीक किया जाए। तो ऐसा नहीं है, ये एक लंबा प्रयास था और उसका रिजल्ट आया है। और मेरे ख्याल से जैसा कि आप कह रहे हो कि अब ये चीज लोन एप्स के बियॉन्ड भी जाना चाहिए, लोन एप्स के अलावा भी, क्योंकि आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, वही मैं हिंट करना चाह रहा था कि मैं किसी को टारगेट कर रहा हूँ और मैं उसके बच्चे को एक गेम इंस्टॉल करा देता हूँ, तो उसके फोन का पूरा एक्सेस है मेरे पास। तो आप ये चीज यदि आप देख रहे हैं कि मेरा फोन और मेरा बच्चा फोन शेयर करता है, तो फिर और उसमें फाइनेंशियल डेटा भी है, आपका फाइनेंशियल बैंकिंग एप्स भी है या उनके पासवर्ड्स हैं, तो फिर उसमें इस तरह की ऐप इंस्टॉल करते समय सोच लीजिए, क्योंकि उस कई बार उनको भी एक्सेस होता है आपके बाकी सारे पैरामीटर्स का, तो बहुत रिस्की हो जाता है। तो रिस्क बढ़ जाता है यदि आप कोई भी दूसरी ऐप बिना जाने पहचाने इंस्टॉल करेंगे। ये सबसे बड़ी एक आदत है जो हमें डालनी होगी, और ये अवेयरनेस फैलानी होगी। इंस्टॉल करने से पहले प्ले स्टोर पर जाएं, उस ऐप को ढूंढें और ये देखें कि वो क्या क्या परमिशन लेती है। एक बार आप इंश्योर्ड हो कि हाँ भाई ये इस फोन में मैं डाल सकता हूँ, मेरा कोई रिस्क नहीं है, तब यूज करें, अदरवाइज ना करें। बिल्कुल आपने सही कहा। और एक पक्ष जो हम उनको दृढ़ जरूर करना चाहेंगे, जो सरकारी पक्ष है। देखिए, हम कई बार जो है ना बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर देते हैं सरकार से। अगर आप देखेंगे कि हमारे सरकारी महकमे में कितने कम लोगों में कामकाज हो रहा है और उनके ऊपर कितना बड़ा टास्क है, तो ये इनजस्टिस होगा अगर हम इसका श्रेय जो है उन सरकारी तंत्र में बैठे हुए जो अधिकारी हैं उनको ना दें। तो उनकी वजह से भी लगातार, अब ऐसा तो नहीं है कि गूगल ने जी बिजनेस देखा और अपनी डेवलपर पॉलिसी जो है वो चेंज कर ली। दबाव मीडिया ज़रूर बनाता है, लेकिन अंतिम जो निर्णय लिए जाते हैं वो सरकार के साथ तालमेल के बाद लिए जाते हैं, इसलिए सरकार भी इसमें बधाई की पात्र है। लेकिन जैसा हम बातचीत कर रहे हैं कि अभी काम खत्म नहीं हुआ है, ये छोटे छोटे पड़ाव हैं और इन पड़ाव की एक पूरी सीरीज हमें चलानी होगी, एक कारवां जोड़ना होगा, तब जाके बात बनेगी, तब ये यात्रा अपने मुकम्मल अंजाम तक पहुंचेगी। लेकिन तब तक जी बिजनेस अपने दर्शकों के साथ रहेगा, उनकी आवाज़ उठाता रहेगा, और हमारे साथ होंगे आज के हमारे जो तीनों मेहमान हैं, उन जैसे विद्वान जन जो हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी, आपने वक्त निकाला। एक अमरम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर माली, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने के लिए नए नियम जारी कर दिए हैं और नए नियमों के तहत ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां अब अपने कस्टमर्स को जुआ नहीं खेला पाएंगी, यानी कि वो उनको ऐसे गेम्स नहीं देंगी जो कि गेम ऑफ चांस हैं, जिसमें सट्टेबाजी है, जिसमें जुआ खेलने की प्रवृत्ति का पता चलता हो। साथ ही गलत सूचनाएं रोकने के लिए सरकार बाकायदा कमेटी भी बनाएगी। देश में ऑनलाइन गेमिंग इकोसिस्टम और ऑनलाइन गेमिंग के स्टार्टअप्स आगे बढ़ें, लेकिन एक जो कैटेगरी है ऑनलाइन गेमिंग का वो परमिसिबल नहीं हो, और वो है जो रियल मनी गेम जो पैसा डालते हैं वेजरिंग के लिए, बेटिंग के लिए। तो उसको हमने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा कि दैट इज़ नॉट अलाउड इन इंडिया, और वो तय करेंगे SRO, जो सरकारी नहीं होगा, वो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन होंगे, और उसमें बच्चों के रिप्रेजेंटेटिव्स, गेमर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स, इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव सब होंगे, और वो तय करेंगे कि परमिसिबल गेम क्या है और नहीं है। जी बिजनेस के शो प्रॉपर्टी प्लस की कवरेज का बड़ा असर हुआ है। उत्तर प्रदेश रेरा ने जी बिजनेस के शो में उठाए गए सवालों पर जवाब दिया है। दरअसल हमने देश भर के रेरा आदेशों के एग्जीक्यूशन पर सवाल उठाया था। तमाम घर खरीदारों ने हमारे शो प्रॉपर्टी प्लस पर संपर्क किया और बताया कि रेरा से उन्हें अपने पक्ष में फैसला तो मिल गया, लेकिन बिल्डर उन आदेशों को नहीं मानते। कई मामलों में तो RC यानी कि रिकवरी सर्टिफिकेट जारी होने के बाद घर खरीदारों को न्याय तक नहीं मिला। यूपी रेरा ने अब इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जी बिजनेस को एग्जीक्यूट हुए मामलों के आंकड़े जारी कर दिए हैं। इस पूरी खबर को समझाने के लिए हमारे सहयोगी दीपक यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, बताइए क्या हुआ है एग्जैक्टली, ये मामला क्या है और हमारी मुहिम कैसे रंग लाई? देखिए दीपक, जब से रेरा लागू हुआ था उसके बाद से लगातार ये देखने को मिल रहा था कि पूरे देश में रेरा कानून आने के बाद रियल एस्टेट में काफी कुछ पारदर्शिता आई, काफी कुछ बेहतर होने लगा। लेकिन जो रेरा से आदेश पास होते थे उन आदेशों को डेवलपर्स मानते नहीं थे, इसलिए उनको एग्जीक्यूट कराने में बड़ी प्रॉब्लम आती थी। एग्जीक्यूट कराने में से मेरा मतलब यह है कि आदेश कागज पे तो होता था लेकिन वो न्याय नहीं मिलता था, जस्टिस नहीं मिल पाता था। इस वजह से हमने कई बार, एक नहीं कई बार ये मुद्दे उठाए। हमारे पास
होम बायर्स ने संपर्क किया, बताया कि उनको कहीं कहीं तो रिकवरी सर्टिफिकेट भी इशू हो चुका है, उसके बाद भी जो कलेक्टर हैं वो उनकी बात को मनवा नहीं पा रहे हैं, वो बिल्डर से एग्जीक्यूट नहीं करा पा रहे हैं, रिकवरी नहीं करा पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है, पूरे देश के रेरा में है। हमने अपने शो में भी बात की थी, एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े थे और उनका जो अनुभव था वो ये था कि 90% आदेश ऐसे थे कि पक्ष में आदेश है लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है, तो कागज में आदेश लेकर लोग क्या करेंगे। तो इस पर हमने कई बार सवाल उठाए थे, इस बार भी हमने सवाल उठाया और उस सवाल को उठाया तो यूपी रेरा ने उसको संज्ञान में लिया। हमारे शो को उन्होंने जो भी हमारे सवाल थे उन पे जवाब दिया है। स्पेशली हमें जवाब जो दिए हैं वो ये हैं कि 13,400 ऐसे आदेश हैं जिसमें उन्होंने एग्जीक्यूट कराने के लिए कहा था और 10,265 मामले एग्जीक्यूट हो चुके हैं। ये यूपी रेरा का डेटा है। इन्फोर्समेंट प्रोसीडिंग के जरिए 77% मामलों पर उन्होंने अमल कराया है। 8,600 से अधिक मामलों में उन्होंने रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किया है। अब तक 2700 घर खरीदारों के खाते में 475 करोड़ रुपए पहुंच चुके हैं। ये यूपी रेरा का डेटा है। प्रमोटर अलॉटी के बीच में उन्होंने 300 करोड़ रुपए के आरसी को सेटल किया है, यानी उन्होंने बातचीत करा के आपस में मामले को सुलझा दिया है। रिफंड पोजीशन मिलाकर 7,350 मामलों का सेटलमेंट सुनिश्चित किया है और 2,820 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी सेटलमेंट इसके अंतर्गत कराई है। तो यानी यूपी रेरा ने इस चीज को गंभीरता से लेते हुए हमें जवाब भेजा है। लेकिन बड़ी दुखद बात दीपक यह है कि पूरे देश में यह समस्या चल रही है। मुंबई हो, हरियाणा हो, आप चेन्नई हो, बेंगलुरु हो, सभी जगह जहां जहां रेरा लागू हो चुका है वहां पर समस्या आ रही है। और समस्या आ क्यों रही है? क्योंकि रेरा का जो रिकवरी मैकेनिज्म है वो लैंड रेवेन्यू कोड के तहत होता है, इसलिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। कलेक्टर के पास कंज्यूमर आदेश लेके घूमते रहते हैं और उस आदेश पर अमल नहीं हो पाता है। लेकिन कुछ रेरा ने अच्छा काम करना शुरू किया है। जैसे हमने बताया सीपीसी प्रोसीजर के जरिए यूपी रेरा ने काम शुरू किया है, सीपीसी के जरिए गुजरात रेरा ने काम शुरू किया है। इस पर काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि अगर दूसरे रेरा भी थोड़ा गंभीरता के साथ इसको ध्यान दें तो आपके जो फैसले हैं, आपके जो आदेश हैं, उनको कम से कम एग्जीक्यूट कराए जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, आपने ये जानकारी दी और बहुत बहुत बधाई आपकी पूरी टीम जो इस शो को आपने एग्जीक्यूट किया था और ये सवाल उठाए थे। आई एम श्योर कि जो बाकी रेरा हैं वो भी हमारे प्रॉपर्टी प्लस में उठाए गए इन सवालों का संज्ञान लेंगे और अपनी अपनी बात वो जी बिजनेस के सामने ज़रूर रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। पहले से ही महंगे कर्ज का बोझ ढो रहे लोगों के लिए ये बड़ी राहत की बात मानी जा रही है। हालांकि आरबीआई ने माना है कि कोर महंगाई दर और ग्लोबल चुनौतियां चिंता का कारण बनी हुई हैं। हम लगातार इस पर सुबह से अपनी कवरेज में चर्चा भी कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि रेपो रेट के स्थिर रहने की क्या वजहें हैं, इससे आम आदमी को क्या और कितनी राहत मिली। आरबीआई ने उम्मीदों के विपरीत इस बार रेपो रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। ये पहले से महंगे कर्ज की मार झेल रहे लोगों के लिए बड़ी राहत है। यानी रेपो रेट पहले की तरह 6.5% पर बरकरार रहेगा। इससे साफ हो गया है कि होम, ऑटो, पर्सनल सहित सभी तरह के कर्ज अब और महंगे नहीं होंगे। वहीं जिन लोगों ने पहले से लोन ले रखा है उनकी ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। हालांकि आरबीआई गवर्नर ने ये भी माना कि प्राइसिंग प्रेशर, बैंकिंग क्राइसिस और जियोपॉलिटिकल टेंशन देश की इकोनॉमी के लिए अभी चुनौती बने हुए हैं। वहीं आरबीआई गवर्नर ने कहा कि महंगाई के मोर्चे पर उनके सामने चुनौतियां बरकरार हैं। उन्होंने कहा कि जब तक महंगाई दर तय लक्ष्य के करीब नहीं आ जाती, आरबीआई महंगाई को काबू में करने को लेकर लगातार काम करती रहेगी। आरबीआई पिछले साल मई से इस साल फरवरी के बीच 6 बार रेपो रेट बढ़ा चुका है। इस साल 8 फरवरी को रेपो रेट में 0.25% की बढ़ोतरी हुई थी, जबकि पिछले साल दिसंबर में इसमें 0.35% का इजाफा किया गया था। पिछले साल मई, जून, अगस्त और सितंबर की मॉनेटरी पॉलिसी में भी आरबीआई महंगाई पर काबू पाने के लिए रेपो रेट बढ़ा चुका है। मई 2022 के पहले रेपो रेट 4% था, जो इस साल फरवरी में बढ़कर 6.5% पर आ गया। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी ने महंगाई के कम होने के साथ बेहतर रबी फसल से ग्रामीण मांग में सुधार की उम्मीद जताई है। ऐसे में मौजूदा कारोबारी साल के लिए रिटेल महंगाई दर के अनुमान को 5.3% से घटाकर 5.2% कर दिया है। साथ ही मौजूदा कारोबारी साल में आरबीआई ने आर्थिक विकास दर में बढ़ोतरी करते हुए इसे 6.4% से बढ़ाकर 6.5% कर दिया है। इस तरह आरबीआई ने देश की इकोनॉमी ग्रोथ के बढ़ने का भरोसा जताया है।
साथ ही उसने करंट अकाउंट घाटा काबू में रहने की भी उम्मीद जताई है। आरबीआई ने कहा कि लिक्विडिटी मैनेजमेंट पर उसकी नजर बनी हुई है। डॉलर के मुकाबले कमजोर होते रुपए की स्थिरता को लेकर भी उनकी कोशिशें जारी हैं। आरबीआई गवर्नर ने अमेरिकी बैंकों पर आए संकट को लेकर भारत की स्थिति साफ करते हुए कहा कि इसका असर भारत के बैंकों पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत में बैंकिंग सेक्टर की स्थिति बेहद मजबूत है। वहीं रेपो रेट नहीं बढ़ने से प्रॉपर्टी मार्केट को काफी राहत मिली है और इससे मिड सेगमेंट और अफोर्डेबल हाउसिंग के घर खरीदारों के सेंटीमेंट में सुधार देखने को मिल सकता है। फिलहाल तो इकोनॉमी में जारी रिकवरी को बरकरार रखने के लिए आरबीआई ने रेपो रेट नहीं बढ़ाया है, लेकिन ये जरूर कह दिया है कि आगे स्थितियां देखकर इसमें बढ़ोतरी या कम करने को लेकर फैसला लिया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024 के ग्रोथ को लेकर जो अनुमान जताया है, इस पर जी बिजनेस के एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल ने आरबीआई गवर्नर से जब सवाल पूछा तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आइए सुनते हैं। आरबीआई विल बी वॉचफुल। आप सब कुछ कॉशियस होकर टाइमली इंटरवीन करेंगे जब जरूरत होगी, लेकिन आपने ये भी एडमिट किया है ग्लोबल चैलेंजेस आर प्रीटी बिग और उसके चलते हम ओपेक में देख रहे हैं अब कटिंग प्रोडक्शन इज बिगिनिंग अगेन। आपने जीडीपी फोरकास्ट ग्रोथ को बढ़ाया है डिस्पाइट दैट, तो आर यू ओवर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस, एंड अगर ये चैलेंजेस रहेंगे तो फिर ये टारगेट कैसे मीट होगा सर? I mean, we have given our forecasts. It's for you to interpret whether we are over optimistic, but we are always prudent in our approach. As a central bank, the Reserve Bank is always prudent and always on the conservative side, like any other central bank. And at this point of time, we do believe that these are likely numbers, and we have come out with that. And the underlying, the growth momentum also at the moment, I have explained in my statement that the high frequency indicators and the economic activity continues to be resilient. And as the Deputy Governor just mentioned, current year growth is 7%. So next year we are reducing to 7.5%. Sorry, 6.5%. From 7 we are reducing it to 6.5. So therefore, where is the optimism? मार्केट रेगुलेटर सेबी ने रिसर्च एनालिस्ट के लिए विज्ञापन के नियम सख्त कर दिए हैं। क्या हुआ है नियमों में बदलाव, बताने के लिए हमारे साथ हैं आशीष चतुर्वेदी। देखिए, सेबी ने रिसर्च एनालिस्ट और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के लिए कुछ विज्ञापन के नियम बनाए। इनमें से सबसे पहले अगर आप देखें तो जितने भी विज्ञापन किए जाएंगे परफॉर्मेंस से रिलेटेड या सर्विस से रिलेटेड, इसके लिए सेबी का अप्रूवल अनिवार्य होगा। अप्रूवल के साथ कुछ खास चीज़ें जिनका ध्यान रखना होगा। सबसे पहले अगर आप देखें तो जो ऐसे शब्द होते हैं, मिसाल के तौर पर नंबर 1 है, टॉप है, बेस्ट है, लीडिंग है, ऐसे शब्दों का प्रयोग जो है नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस किसी संस्था ने एक्चुअली में सम्मानित किया हो, तब तक इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो पुराना परफॉर्मेंस है, जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है, इससे आप दूसरी सर्विसेज के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर भी रोक लगा दी गई है। साथ में अगर आप देखें तो जो रिस्क फ्री रिटर्न है, गारंटीड रिटर्न है, या फिर आप जो रिटर्न का अश्योरेंस देते हैं किसी भी एडवर्टाइजमेंट में, कोई भी सर्विस हो, इसके ऊपर सेबी ने पूरी आपत्ति उठाई है। कहा है कि आप विज्ञापनों में ऐसी चीज़ों का, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते जिसमें आप बता रहे हैं कि फिक्स्ड रिटर्न मिलेगा या फिर इतना रिटर्न तो मिनिमम मिल ही जाएगा, ऐसी चीज़ें आप नहीं कहेंगे। साथ में अगर आप देखें तो काफ़ी सर्विसेज में हमने देखा है कि टेस्टिमोनियल्स का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कुछ लोग अपना एक्चुअल एक्सपीरियंस बताते हैं कि सर्विस लेने के बाद उन्हें कितना मुनाफा हुआ है, कितना नुकसान हुआ, व्हाटएवर। लेकिन जो भ्रामक टेस्टिमोनियल्स हैं, इनके ऊपर भी रोक लगा दी गई है। इसका इस्तेमाल अब विज्ञापन में नहीं कर सकेंगे। साथ में अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल जार्गन या फिर ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना जो आम लोगों को समझ में नहीं आती है, इसका भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो अगर सारे क्राइटेरियाज में अगर विज्ञापन में ये सब चीज़ें नहीं है तो आपको सेबी से अप्रूवल जल्दी मिल जाएगा। नहीं तो हो सकता है कि पूरे चांसेस हैं कि जो रिसर्च एनालिस्ट हैं या फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं, इनके विज्ञापनों को सेबी रिजेक्ट कर दे। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के दिन बाजार में तेजी देखी गई और बाजार लगातार 5वें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 144 अंक चढ़कर 59,833 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी
42 अंक बढ़कर 17,599 के लेवल पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में 42 अंकों का उछाल आया। रियल्टी, फार्मा, पीएसयूज और मेटल शेयरों में तेजी देखी गई। मार्केट का पूरा एक्शन बता रहे हैं कुशल गुप्ता। तो आज इवेंट हेवी डे था। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान हुआ और साथ ही वीकली एक्सपायरी भी थी। अब इस बीच जिस तरह से बाजार आज ट्रेड करते हुए नजर आए, काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी आपको यहां पर साफ तौर पर देखने को मिली। जहां पर अगर आप निफ्टी में देखें तो लगातार तेजी का जो मोमेंटम है आज भी बनने में सफल रहा। यहां पर अच्छी तेजी थी, बट बैंक निफ्टी में काफी वॉलेटिलिटी थी। 41,200 के लेवल्स को भी इसने क्रॉस किया, पर फाइनली जिस तरह से यहां पर ऊपरी स्तरों से गिरावट भी हमें सेकेंड हाफ पर एविडेंट थी। तो काफी ज्यादा उतार चढ़ाव वाला माहौल बना हुआ था। पर इस बीच निफ्टी में जो चढ़ने वाले शेयर थे उसमें बजाज फाइनेंस टॉप गेनर निकल कर आया। लगभग 3% के गेन्स इसने दिखाया। साथ ही टाटा मोटर्स, बजाज फिनसर्व जैसे स्टॉक्स पर भी अच्छी तेजी थी। गिरावट कहां थी? एचसीएल टेक, ओएनजीसी, आईसीआईसीआई बैंक समेत आपको टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स पर भी दबाव देखने को मिला। कुछ एक स्टॉक्स के यहाँ पर Q4 अपडेट्स आते हुए दिखे, किसी के पॉजिटिव किसी के नेगेटिव। उस वजह से जो रिएक्शंस हैं आप देखिए, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर ऑलमोस्ट 7.5% तक के गेंस आए थे और पॉजिटिव अपडेट्स पर इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भी अच्छी रनअप दिखाई। पर एवेन्यू सुपरमार्ट, नाइका, डाबर ये सारे स्टॉक्स ऐसे थे जहाँ पर दबाव आज के सत्र में बड़े रूप में बनता हुआ दिखा। 3 से 4% का फॉल आते हुए नजर आ रहे थे। टॉप गेनर्स में आईईएक्स, यहाँ पर यूबीएस की रिपोर्ट आई थी, करीबन 11% की दमदार तेजी आईएक्स ने दिखाई। और खासकर अगर आप देखें तो एफएनओ स्पेस में वन ऑफ द टॉप गेनर्स ये निकल कर आया। आरती ड्रग्स भी पीछे नहीं था, 8% के गेन्स यहां पर भी थे। अनुपम रसायन, गोदरेज प्रॉपर्टीज, इनफैक्ट पूरे के पूरे रियल एस्टेट पैक्स पॉलिसी डिसीजन जो सरप्राइज पॉज आता हुआ दिखा रेट्स को लेकर, वो कहीं ना कहीं पूरे के पूरे रियल एस्टेट स्पेस को एक अच्छा बज देने में कामयाब रहा आज के दिन में। टॉप लूजर्स में लेकिन वेदांता, ओरिएंट इलेक्ट्रिक, वरुण बेवरेजेस जैसे स्टॉक शामिल रहे। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुनाफा वसूली या फिर आप कह सकते हैं दबाव का मूड माहौल था। बट लार्जली जिस तरह की पिक्चर बनी आरबीआई के सरप्राइज रेट पॉज डिसीजन के बाद, यहाँ पर बाजारों में तो वॉलेटिलिटी रही। अब लंबा वीकेंड है, सोमवार को जब हम लौटते हैं तो किस तरह से बाजार ट्रेड करते हैं ये देखना अब काफी अहम हो जाता है। बीजेपी के 44वें स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम ने इस दौरान विपक्ष पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की बादशाही मानसिकता ने जनता को कुचला था और 2014 में देश खोए हुए गौरव को पाने के लिए उठ खड़ा हुआ। बीजेपी के 44वें स्थापना दिवस के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस मौके पर पीएम ने कांग्रेस पर बड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि 2014 में सिर्फ बीजेपी की जीत नहीं हुई, बल्कि देश ने बादशाही मानसिकता को नकारा। 2014 में इस दबे कुचले शोषित वंचित वर्ग ने अपनी आवाज बुलंद की। पीएम मोदी ने कहा कि 2014 में लोगों ने पुनर्जागरण का शंखनाद कर दिया और राष्ट्र खोया हुआ गौरव पाने के लिए फिर से उठ खड़ा हुआ। जहां एक ओर पीएम ने विपक्ष पर प्रहार किया तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान राम के प्रति अपनी आस्था का भी जिक्र किया। 2024 चुनाव के लिए पीएम ने सबका साथ सबका विश्वास संकल्प को दोहराते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कदम उठाते रहने की बात कही। नफरत से भरे हुए लोग आज झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। कांग्रेस ने आज संसद भवन से विजय चौक तक तिरंगा मार्च निकाला और केंद्र सरकार पर लोकतंत्र खत्म करने का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग काले कपड़े पहनकर काली करतूत करते हैं। संसद की कार्यवाही स्थगित होने के बाद कांग्रेस ने संसद से विजय चौक तक तिरंगा मार्च निकाला, जिसमें कांग्रेस के तमाम बड़े नेता शामिल हुए और कांग्रेस के नेता काले कपड़ों में तिरंगा लिए नजर आए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि बीजेपी डरी हुई है। बीजेपी को डर सता रहा है कि अडानी मामले में कहीं बीजेपी का भ्रष्टाचार न खुल जाए। सब लोग शोर मचा के व्यवधान करते हैं तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है। किस लिए? भ्रष्टाचार को बचाने के लिए, अडानी को बचाने के लिए। क्योंकि लूटने वाला अगर गुनहगार है अडानी, तो लुटवाने वाली सरकार भी गुनहगार है।
वहीं बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस की इस तिरंगा यात्रा पर तंज करते हुए कहा कि काले कपड़े पहनकर ये लोग काली करतूत करते हैं। इसके साथ ही कांग्रेस लोकसभा स्पीकर की तरफ से बुलाई गई टी पार्टी में भी शामिल नहीं हुई। और इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएं, कैबिनेट से किरीट पारिक कमेटी की सिफारिशों को मंजूरी मिल गई है। जी हां, कैबिनेट से इसकी मंजूरी पेंडिंग थी जो आज मिल गई है। घरेलू नेचुरल गैस प्राइसिंग फॉर्मूले को मंजूरी मिल गई है। अब हर महीने नेचुरल गैस की कीमत तय होंगी। एपीएम के तहत मिनिमम मैक्सिमम प्राइस तय होंगे। एपीएम यानी कि एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस मैकेनिज्म। अब इससे घरेलू गैस के दामों का अब इंपोर्टेड क्रूड ऑयल के साथ लिंक होगा। यानी कि अब हर महीने गैस के दाम तय किए जाएंगे। आज इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।